नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण के साधनों के बारे में। इससे पहले अभिकरणों के बारे में बात की थी। जैसे कि हम जानते हैं, सामाजिक नियंत्रण को करने के लिए कुछ न कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और इससे पहले जब हम अभिकरणों के बात की थी, तो अभिकरणों के माध्यम से ही एक पर्टिकुलर तरीके से अभिकरण सामाजिक नियंत्रण करने में इस साधनों का प्रयोग करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन से तात्पर्य किसी ऐसे तरीके से है, किसी ऐसे विधि से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करता है। प्रथा, परंपरा, हास, व्यंग, जनमत, कानून, पुरस्कार, दंड आदि ये सब साधन हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधनों को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो औपचारिक साधन होते हैं, एक अनौपचारिक साधन होते हैं। औपचारिक साधन विशेष रूप से हम देखते हैं वो साधन जिसमें समाज के लोगों पर एक तरह से राज्य द्वारा कानून के रूप में या फिर शिक्षा के रूप में इस तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। खासकर जटिल सामाजिक व्यवस्था में औपचारिक साधनों की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। आधुनिक समाज व्यवस्था में हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे समाजों में औपचारिक नियंत्रण हेतु औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कानून की बात आती है। विभिन्न औपचारिक संगठनों द्वारा, राज्य द्वारा समय समय पर अनेक कानून बनाए जाते हैं ताकि सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके। कानूनों की सहायता से व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित किया जाता है। शिक्षा, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हम ये जानते हैं कि प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और स्वयं कुछ अर्जित करता है। मतलब एक तो कुछ विरासत में मिलता है, स्वयं कुछ अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान की ये परंपरा, श्रृंखला ही शिक्षा है। सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है, ऐसा बोगार्डस साहब कहते हैं। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अपने अनेक तरीकों से भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। ये रेमंड साहब ने कहा है। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा व्यक्ति में तर्क और विवेक पैदा करती है, उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा करती है, जिससे कि वह स्वयं उचित और अनुचित में को ध्यान में रखकर सामाजिक नियमों, प्रतिमानों, कानूनों का पालन करना आदि सीखता है। शिक्षा के जरिए समाजीकरण, बौद्धिक विकास, नैतिक गुणों का विकास, संस्कृति का हस्तांतरण, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग, मानव को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों के निर्धारण में सहायक होती है और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। यानी हम कह सकते हैं इसके जरिए शिक्षा एक साधन के रूप में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करती है। राज्य मनुष्यों का एक ऐसा संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन है जो कि एक निश्चित भूभाग में बसा होता है। गिलिन ने ये बात कही। राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो कि सरकारों और शासितों में विभाजित रहता है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक तरह से अपनी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता का अधिकार करता है। ये एक तरह से राज्य के अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। इसमें विशेष रूप से जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन या सरकार और संप्रभुता आदि मौलिक तत्व होते हैं। यानी जनसंख्या का होना जरूरी है, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है और शासन या और सरकार का और संप्रभुता का होना जरूरी है। ये सब मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में, हालांकि हमने इसको एक अभिकरण के बारे में बताया, एक साधन के रूप में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें यह प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा, पारिवारिक नियंत्रण द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण करके एक तरह से अपनी सामाजिक नियंत्रण में भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही साथ ये आंतरिक सुव्यवस्था, शांति, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन करता है, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण करता है
आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण करता है, कानून द्वारा नियंत्रण करता है, दंड द्वारा नियंत्रण करता है, शिक्षा के प्रसार द्वारा नियंत्रण करता है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन द्वारा नियंत्रण करता है। यानी कहने का मतलब राज्य अनेक तरीकों से समाज में नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य एक शक्तिशाली अभिकरण भी है, जिसका जिक्र हमने अपने एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल वाले लेक्चर में किया था। एक अभिकरण भी है, इस प्रकार यह एक अनेक साधनों का प्रयोग करके समाज में नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार राज्य अभिकरण भी है और साधन भी हो जाता है। अब अनौपचारिक साधन की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि स्पष्ट है अनौपचारिक साधनों का प्रयोग सरल समाजों में किया जाता है, हालांकि वर्तमान समय में जटिल समाजों में, वर्तमान समाजों में भी किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से हम जनरीतियों की बात करते हैं, प्रथाओं की बात करते हैं, रूढ़ियों की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, जनमत की बात करते हैं, प्रचार की बात करते हैं, शिक्षा की बात। मतलब शिक्षा को हम विशेष रूप से औपचारिक अनौपचारिक दोनों में रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमारी जो जनरीतियाँ रूढ़ियाँ हैं, इन सबको हम प्रयोग करके सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है परिवार। परिवार क्या है? परिवार की जब हम बात करते हैं तो समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण समूह है। ये सभी जानते हैं कि परिवार एक ऐसा महत्वपूर्ण समूह है जो केंद्र है, एक ऐसी धुरी है जिस पे पूरा देश ही नहीं पूरा संसार चलता है। अर्थात इसके अभाव में समाज में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इसीलिए परिवार प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में मिलता है। परिवार में स्त्री पुरुष दोनों की सदस्यता प्राप्त होती है, मतलब दोनों की सदस्यता प्राप्त होती है। उनमें कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों और यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। ऐसा हम दुबे साहब कहते हैं। परिवार एक तरह से सामाजिक नियंत्रण में विशेष रूप से समाजीकरण द्वारा, जो कि हम जब समाजीकरण की बात करते हैं या समाजीकरण के मेरे लेक्चर्स में हमने बताया भी है कि सबसे पहले स्टार्टिंग समाजीकरण की परिवार द्वारा ही होती है। तो समाजीकरण द्वारा नियंत्रण करता है, समायोजन करने का प्रयास करता है, अर्थात परिवार द्वारा समायोजन किया जा सकता है, दायित्वों का निर्वाह किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा, यानी परिवार एक प्राथमिक पाठशाला है जो शिक्षा के द्वारा नियंत्रण करती है। विवाह द्वारा विवाह किया जाता है, परिवार के कारण ही विवाह एक निश्चित कुल में होता है। आर्थिक ढांचे की धुरी है, मतलब व्यक्ति इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इसलिए करता है कि वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, अर्थात उसको कोई एक ऐसा बिंदु मिलता है जिसके आधार पर वो आर्थिक क्रिया करता है। तो आर्थिक ढांचे की धुरी के रूप में भी परिवार है। सामाजिक गुणों का विकास करने में, क्योंकि सामाजिक गुणों का विकास परिवार में रहकर अच्छी तरह से हो सकता है। खासकर वो लोग जो टूटे हुए परिवार के होते हैं या जो परिवार से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। सुरक्षा एवं देखरेख के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जो सुरक्षा का जो दृष्टिकोण होता है वो परिवार द्वारा ही होता है। परिवार के अभाव में सुरक्षा का दृष्टिकोण उतना नहीं दिखाई पड़ता है, यानी एक तरह से परिवार में रहकर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस तरह से सामाजिक नियंत्रण में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और एक इसको महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी हम मान सकते हैं। अब बात आती है धर्म की। धर्म एक तरह से आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। सभी जानते हैं, ऐसा टायलर साहब कहते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति होती हैं, अलौकिक शक्ति होती हैं, उन पर विश्वास ही धर्म कहलाता है। धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना से है जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित करती है। एक तरह से देखा जाए, मनुष्य जाति को मार्ग दिखाने का कार्य, सकारात्मक कार्य को करने का कार्य एक तरह से धर्म द्वारा किया जाता है। ऐसा फ्रेजर साहब कहते हैं। मतलब इन्होंने क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी शक्तियाँ की संतुष्टि या आराधना से है जिनके संबंध में हम ये विश्वास करते हैं कि वे प्रकृति और मानव जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती है, मार्ग को दिखाती हैं, इसलिए हम धर्म का अनुसरण करते हैं। जब कोई परेशानी होती है हम उन अलौकिक शक्तियों से कहते हैं। एक तरह से कहा जाए, उन अलौकिक शक्तियों के कारण मनुष्य में एक तरह से वैज्ञानिक रूप से संतुष्टि रहती है और धर्म के अभाव में व्यक्ति एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से
परेशान हो सकता है, लेकिन संतुष्टि प्रदान करने का काम करता है। धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। सामाजिक नियंत्रण में एक साधन के रूप में धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। धर्म मानव के व्यवहार को नियंत्रित करता है। मानव गलत रास्ते पर जाने से 10 बार सोचता है, ये सोचता है कि उसको सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, तो धर्म उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव के सद्गुणों के विकास करने में भूमिका अदा करता है, सुरक्षा की भावना पैदा करता है, पवित्रता की भावना, मतलब मनुष्य गलत विचारों से दूर हटता है, पवित्रता की भावना उसके अंदर डेवलप होती है। धार्मिक संस्कारों द्वारा नियंत्रण करता है, कर्तव्य मार्ग पर चलने, कर्तव्य एवं कर्म के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये अलौकिक शक्तियाँ या आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारा समर्थन तभी करेंगी जब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करेंगे, अपने कर्मों को सही ढंग से करेंगे। आर्थिक जीवन के रूप में करता है। व्यक्तित्व के विकास में एक तरह से धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। मनोवैज्ञानिक संतोष की बात दिखाई पड़ती है। सामाजिक एकीकरण स्थापित करने में एक धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य में योग स्थापित करता है। अपराध व समाज विरोधी कार्यों को रोकता है, यानी कार्यों को करने में उसमें नियंत्रण स्थापित करता है। स्वस्थ मनोरंजन भी देता है। राजनीतिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है धर्म। इसके वजह से लोग राजनीतिक गतिविधियों में गलत काम करने से डरते हैं। एक तरह से उस व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करने में धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद बात आती है, हम प्रचार की बात करते हैं। प्रचार व्यक्ति को बिना भेदभाव के तैयार निर्णय को स्वीकार करने को प्रेरित करता है। मतलब वर्तमान समय में आधुनिक समाजों में प्रचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि प्राचीन समय से ही प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो प्रचार को हार्टन और हंट ने बताया कि प्रचार व्यक्ति को बिना भेदभाव के तैयार निर्णय को स्वीकार करने की ओर प्रेरित करता है। एक तरह से प्रचार के अभाव में व्यक्ति को बहुत सी बातें पता नहीं चलती, लेकिन प्रचार से वो सारी बातें पता चल जाती है। प्रचार व्यक्ति या समूह द्वारा जनमत या अन्य किसी प्रकार की मनोवृत्तियों को प्रभावित करने का एवं संगठित या व्यवस्थित प्रयत्न है। मतलब एक तरह से प्रचार के जरिए जनमत को भी बनाया जा सकता है। प्रचार के जरिए लोगों के व्यवहारों को चेंज किया जा सकता है। तो अकोलकर साहब ने यह बहुत सही कहा है कि प्रचार व्यक्ति या समूह द्वारा जनमत या अन्य किसी प्रकार की मनोवृत्ति को प्रभावित करने का एक तरीका है, जिसमें कि प्रचार के जरिए लोगों के विचारों को एक पर्टिकुलर दिशा में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो प्रचार एक अच्छा माध्यम है। प्रचार की बात अगर हम युद्ध काल में करें तो प्रचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। युद्ध के समय, युद्ध काल में लोगों को ढाढ़स बढ़ाने का काम करता है। प्रचार के जरिए युद्ध की एक्टिविटीज़ को किसी तरफ भी मोड़ा जा सकता है, तो वहाँ पर भी नियंत्रण स्थापित करने में प्रचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शांति स्थापित करने में भी प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में शांति स्थापित करने के लिए समय समय पर सरकार अनेक तरह की बातें बताती है। हमारे जो मीडिया पर्सनल हैं वो तरह तरह की बातें बताते हैं, जिससे भारत में, विश्व में शांति स्थापित है। क्योंकि अगर प्रचार को निगेटिव दिशा में दिया जाए तो उससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इस तरह से शांति स्थापित करने के लिए प्रचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ प्रजातंत्र के लिए भी प्रचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि एक तरह से देखा जाए प्रजातंत्र में प्रचार के जरिए लोग इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन प्रचार के अभाव में हार जाते हैं। यानी प्रचार के जरिए लोग अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने बारे में लोगों को बताते हैं। व्यापार के लिए भी प्रचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यापार में प्रचार के जरिए लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। लोगों को उसकी जानकारी देने का काम भी प्रचार के जरिए हो सकता है। शिक्षा के लिए, शिक्षा में भी प्रचार की भूमिका है। जब तक कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस शिक्षा का क्या फ़ायदा है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या आगे इसका डेवलपमेंट हो सकता है, तो शिक्षा के लिए भी प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोवृत्तियों में, व्यवहारों के लिए, लोग की मनोवृत्तियों को चेंज करने के लिए, मनोवृत्तियों को एक सकारात्मक दिशा में देने के लिए, उनके व्यवहारों को बदलने के लिए प्रचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल चेंज की जब बात आती है तो उसमें सोशल चेंज में प्रचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद बात आती है जनमत की। जनमत समस्त जनता के निर्णय के रूप में समझा जा सकता है। जो समस्त जनता का निर्णय है उसके रूप में हम जनमत को समझ सकते हैं। जनमत एक तरह का निर्णय है,
जो जनता का निर्माण करने वाले लोगों द्वारा बनाया गया है और स्वीकार किया जाता है, तथा जो सार्वजनिक कार्यों से संबंधित होता है। जॉन डेवी ने कहा है, मतलब जनमत एक तरह का निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले लोगों द्वारा बनाया जाता है और स्वीकार किया जाता है और उस सार्वजनिक कार्यों से संबंधित होता है। हम यह कह सकते हैं कि जनमत के जरिए समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। एक तरह से जनमत एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये प्राथमिक समाजों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, द्वितीयक समाजों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सरकार एवं राज्य के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शैक्षणिक महत्व के लिए भी जनमत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को जब हम इसमें मोटिवेट करके रखते हैं तो तभी शैक्षणिक महत्व दिखाई पड़ता है। मूल्यांकन का भी आधार है, एक तरह से जिस आधार पर जो लोग किसी का मूल्यांकन करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो जैसा जो लोग कहते हैं उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, ये अच्छा है आदमी या बुरा है। तो लोग के विचार जैसे होते हैं उसके आधार पर ये तय होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये शहर कैसा है, ये क्षेत्र कैसा है, ये लोग कैसे हैं। तो ये भी एक तरह से मूल्यांकन करने के लिए भी जनमत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में दिखाई पड़ता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है और ये साधनों का प्रयोग एजेंसीज करती हैं। एजेंसीज एक पर्टिकुलर तरीके का प्रयोग करती है, वो पर्टिकुलर तरीका साधन ही है। तो सामाजिक नियंत्रण में साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। इससे समाज में अव्यवस्था पैदा नहीं हो पाती और समाज सकारात्मक दिशा में सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। आगे हम और बात